हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। बच्चों, मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में बच्चों हम कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका भाग 1 के अध्याय संख्या 3 जिनके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर जी ने हमारे यहाँ एक एकांकी उनके द्वारा लिखी जिसका नाम है रीढ़ की अड्डी। अब रीढ़ की अड्डी एकांकी है जिसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, भाग 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस सेशन में हम रीढ़ की अड्डी जो एकांकी है उसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय और साथ में ही रीढ़ की अड्डी जो एकांकी है उसका सारांश रूप में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रीढ़ की अड्डी संबंधित अभ्यास प्रश्न। तो इसको ध्यान से समझना बच्चों। भाग 1 के बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा पढ़ाने से पहले कि क्या क्या था उसमें। यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? कृतिका भाग 1। तो 9th कक्षा है, पुस्तक का नाम कृतिका भाग 1 है, अध्याय संख्या 3 और लेखक का नाम क्या है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। रीढ़ की अड्डी पढ़ रहे हैं, लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे भाग 2। अब भाग 1 जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले। रामस्वरूप बाबू साहब के नाम से पुकारा गया इसमें, और उनकी पत्नी का नाम है, देखो एक बार मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझना बच्चों। रामस्वरूप है, उसकी पत्नी है जिसका नाम है प्रेमा, और इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है उमा, और एक नौकर है, ठीक है। नौकर कौन है? नौकर का नाम है रतन। अब इनके घर लड़के वाले आते हैं, लड़का का नाम होता है शंकर और इसके पिता का नाम होता है गोपाल प्रसाद। अब जब ये आते हैं तो पहले तो स्टार्ट जहां से होता है, एक कमरे से स्टार्ट होता है। उदेड़ उम्र का व्यक्ति, अंधेड़ उम्र का व्यक्ति रामस्वरूप जो होता है नौकर के तख्त को लेते हुए दोनों साथ साथ आते हैं, फिर वो पटक देता है। ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत इसमें चर्चा चलती है, लेकिन इंटरेस्टिंग की बात क्या है जो हमें समझनी है वो होती है कब? जब रतन को घी लेने के लिए भेजते हैं वो, तो उसी समय 2 आदमी आते हैं उनके घर। तो वो भागता हुआ आता है कि साहब कोई आ रहा है। तो रामस्वरूप देखता है कि ये तो आ चुके हैं गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। वो किस लिए आए थे? रामस्वरूप प्रेमा की पुत्री है जो उमा है, उसकी सगाई करने के लिए या शादी के लिए आ रहे होंगे। अब गोपाल प्रसाद वकील था और बेटा जो था शंकर वह बीएससी करके लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। तो वो कहता था कि तालीम अलग चीज होती है और पढ़ाई अलग चीज है। जब उसे कहता है गोपाल प्रसाद, जब बातें आपस में करते रहते हैं, गोपाल प्रसाद उनको कहता है कि तुम भी बड़प्पन दिखाते हो, इतना बड़ा कर रहे हो। तो वो भी उसका सम्मान देने के लिए वो भी उसकी बातों को ऊपर रखता है और वो भी उसकी बातों को ऊपर रखता है। ये सब हमारे देश में अतिथि देवो भव चलता भी है। अब शंकर से जब मुखातिब होते हैं कौन? रामस्वरूप, तो पूछता है कि बेटा आपकी पढ़ाई का तो मेडिकल कॉलेज का तो अब साल भर रहा होगा लगभग। वो कहता है नहीं, 1-2 साल रहा होगा। वो कहता है, अचानक चौंक उठता है आश्चर्यचकित कि 2 साल। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं क्या करें साहब, 1 साल या बीमार हो गया था, बीमारी इस उम्र में ही आती है। तो पहले हमारे ज़माने में देखो कि 1-1 दर्जन कचौरियाँ खाने के बाद भी हम लोग खाने के लिए बैठते तो ऐसी कैसी भूख रहती थी। पहले कोई खेल भी नहीं होता था स्कूल में, आ तो बैडमिंटन, क्रिकेट, पता नहीं क्या क्या वगैरह फुटबॉल खेलते हैं। पहले 2 ही खेलों का नाम आया था, हॉकी या क्रिकेट खेलते, लेकिन फिर भी कोई मजाल कह दे कि लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप कहता है कि हाँ, पैसे की 2 कचौरियाँ आती थी। फिर कहता है कौन? गोपाल प्रसाद की 4 पैसे की बहुत सारी बलाइयाँ आती थी खाने के लिए, और 2 आने की तो हम खाने का मादा भी रखते थे, इतनी औकात हमारी थी। और आज तो स्कूलों में इतने खेल हैं फिर भी ये लड़के कुछ भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार से दोनों कौन शंकर और रामस्वरूप दोनों उनकी बातों, गोपाल प्रसाद की बातों को सुनते हैं। तो अब आता है नंबर किसका? रामस्वरूप का आने का। रामस्वरूप कहने की बात का नंबर आता है। कहता है, गोपाल प्रसाद जी कह रहा है, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हैं यानी कि उस जमाने की, हाँ गोपाल प्रसाद जी आप सही कहते, उस जमाने की बात ही कुछ अलग थी। और हैं हंसती हुए कुछ बात कह देता, ये बात कह देता है गोपाल प्रसाद जोशीले आवाज में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे। अब गोपाल प्रसाद देखो, अब पानी सर पे जा रहा है। हो भी सकता है अभी कि एक बार सीटिंग यानी बैठ गए पढ़ने के लिए, तो ये मान लो पता ही नहीं चलता कब 12 घंटे चले गए।
जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, और आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि उस जमाने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की लिखता था। कहीं गोपाल प्रसाद मैट्रिक पास था तो उस जमाने का जो इंसान था मैट्रिक में अंग्रेजी फटाफट फर्राटे से लिखता था और बोलता था। लेकिन आज का व्यक्ति यदि एमए भी किया हुआ है तो उसके सामने वह मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें पास कौन होता है, जीतता कौन, मैट्रिक पास करने वाला ही जीतता। रामस्वरूप कहता है जी हाँ, जी हाँ यह तो है ही, जी हाँ, जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी अपने को शांत करना मुश्किल हो जाता है। हमने जो हमारे समय में कार्य किया वो बहुत ही बड़े मुश्किल से हमने जो कार्य किया और इतना कुछ करते हैं। लेकिन आज वाले लड़कों को देखो, इनके लिए हम लोग इतना कुछ कर दिया फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहा है कि जब्त करना रोकना मुश्किल हो जाता है, पहले की बातें याद करते हैं तो बताने का मन करता है। रामस्वरूप है हंसता है, जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है। शंकर भी ही करता है, यानी कि रामस्वरूप तो हंसेगा भी, उनको मान सम्मान देने के लिए हैं करेगा प्रत्येक बात पर। अब शंकर भी नालायक तो था ही लड़का, अभी बाद में पता चलेगा रीढ़ की हड्डी क्यों झुका कर बैठता है, क्यों रूट टूटी, जब उमा आएगी तब पता चलेगा आप लोगों को। तो शंकर भी ही हंसता है पापा के ऊपर। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब गोपाल प्रसाद वकील था तो कह रहा है कि रामस्वरूप से क्यों साहब, बाबू साहब अब बिजनेस की बात क्यों न हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बीज समझ कर, ओ अच्छा लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अब इसके लिए तो शादी करना एक बिजनेस हो गया। तो रामस्वरूप चौंका, आश्चर्यचकित हुआ कि बिजनेस किससे बिजनेस। फिर वो सोचा हाँ अरे हाँ तुम जिस चीज़ के लिए आए, तुम जिस कार्य के लिए, तुम्हारे लिए बिजनेस हो गया। तो हो अच्छा, पहले कहते हैं नाश्ता कर लीजिए। उठते हैं, अब वो उठते हैं नाश्ता करने। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, यानी क्यों इतना परेशानी उठा रहे हो रामस्वरूप साहब, क्यों तकलीफ़ कर रहे हो इतनी, ऐसा मत करो। सभी बोलते हैं। रामस्वरूप कहता है तकल्लुफ़, यानी तकल्लुफ़ किस बात का। वो कह रहा है कि परेशानी किस बात की है भी, तकल्लुफ़ किस बात का है। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, यानी कि यह तो मैं बहुत खुशनसीब वाला हूँ कि आप हमारे यहाँ लड़की देखने आए हो, वरना मैं किस काबिल हूँ है। अब रामस्वरूप कहता है वरना मैं किस काबिल हूँ, या तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ आए हो, तो मेरा तो भाग्य खुल गया, वरना मैं किस लायक हूँ। माफ़ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ। वो कहता है अब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ अभी आया, मतलब ट्रे लाने जा रहा है नाश्ते की। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। बिजनेस की तरह देख रहा है, देख लो, बिजनेस की तरह देख रहा है, बिजनेस है ही, बिजनेसमैन है तो बिजनेस देखेगा, वकील रह गया ना जात का। शंकर कहता है उसकी बात का, अपने पिता के बात का संबोधन करता है, जी ऐसा ठीक है कि आदमी ठीक ठाक है, मकान वकान से ठीक है, हैसियत अच्छी लगती है। कुछ खकार कर इधर उधर देखता है और कुछ खकार कर इधर उधर देखता है मकान को। क्यों, क्या हुआ, यानी कि जब शंकर कुछ खकार के इधर उधर देखा तो गोपाल प्रसाद कहता है क्यों, क्या हुआ बेटा शंकर से। शंकर कहता है कुछ नहीं पापा। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो या कमर सीधी करके बैठो। अब गोपाल प्रसाद को भी नहीं पता है कि इसकी कमर क्यों झुकी हुई है, कि इसकी रीढ़ की हड्डी, ये तो उमा बताएगी अब आने के बाद में। कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, यानी कि बैकबोन दोस्त कहते हैं उसके बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। इतनी देर में रामस्वरूप जी साहब आ जाते हैं, चाय की ट्रे लेते हुए उसे मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं, गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं, आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं। तो वो कहता है कि तकलीफ किस बात की।
मैं तो खुश नसीब हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, वरना मैं किस काबिल हूँ। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हैं, यानी कि ये तो जब बोलेगा है करने की आदत है। यानी कि आप लोग अभी भी देखते हो तो शायद जो कम पढ़ा लिखा हो, थोड़ा ज़्यादा कुछ मान सम्मान देना चाहता है, तो इस प्रकार से हंसी निकलती है। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? अब किसको पूछता है? शंकर से, कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह एक नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका यानी मज़ा क्या रहेगा? वकील था ना, बिजनेस था, तो कह रहा है कि आजकल दूध तो कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, और उसमें चीनी नाम मात्र के डाल दें तो थोड़ा मज़ा नहीं आता है, थोड़ा चीनी ज़्यादा डालिएगा मेरी चाय में। रामस्वरूप, हैं कहते तो आप सही हैं। रामस्वरूप उसकी बात का सम्मान करते कहते हैं कि आप सही कहते हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। शंकर कहता है खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखो नालायक कैसी बातें कर रहा है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, हूँ सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी हो तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। और वो कौन सा टैक्स? सोचो एक बार, कौन सा टैक्स? पाउडर वाउडर का, मेकअप का। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? रामस्वरूप पूछता है। मेकअप का आएगा देखना। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स, यानी गोपाल प्रसाद कह रहे खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए उनको, और किसी पर नहीं। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले यूं भी न करेंगे, यानी कि यूं भी मतलब मना भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। बात तो सही कह रहा है। अभी मतलब एक बात है ना कि जहाँ तक हो तो ये बात, यदि खूबसूरती की टैक्स लग जाए, यानी कि पाउडर ऑर्डर पे टैक्स अच्छा सा लग जाए ना, तो फिर भी जहाँ देखो ना, आप बुरा मत मानना बच्चों, जहाँ मान लो कोई भी किसी प्रकार का कहीं पे अच्छा मार्केट है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी होती है? महिलाओं की दिखाई देती है, लड़कियां वगैरह वगैरह की दिखाई देती है। बुरा मत मानना बच्चों, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? मतलब मैंने जहाँ देखा है, और मैं इस बात को तो मैं नहीं कहूँगा, सहमत तो नहीं कर पाऊँगा पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब होता है बिना ढंग का, बिना ढंग का। समास हो गया इसमें, अव्यय भाव समास, अव्ययी भाव समास। बे यहाँ उपसर्ग है, डब मूल शब्द है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। इन तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, कहते हैं कि यह जमाना तो हमारा नहीं था। हमारे ज़माने में तो कोई क्रीम पाउडर नहीं था, लेकिन आज इतना क्रीम पाउडर लगाने लग गए हैं लोग, तो खूबसूरती टैक्स लगना चाहिए, गोपाल प्रसाद कहता है। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं, यानी हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। अब ये बात, ये रामस्वरूप की बात का थोड़ा सम्मान रखते हैं, कहते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर, यानी रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? अब रामस्वरूप शंकर की तरफ होकर के बोलता है कि शंकर बाबू आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? अब शंकर कहता है किस मामले में है? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। यानी कि अब रामस्वरूप बेचारे उसी शंकर से जो लड़की देखने है उसी से पूछ लेता है पिता के सामने, तो बेटा क्या बोलेगा? देखते हैं आप क्या बोलता है।
गोपाल प्रसाद बीच में ही, यानी बात को बीच में काट दे। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान ही भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती, आपकी लड़की तो ठीक है। यानी कि बात का समर्थन करते हुए कि रामस्वरूप बाबू बीच में ही, जब शंकर से रामस्वरूप पूछता है तो बीच में बात काटते हैं। अब गोपाल प्रसाद कह देता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, ये तो फिक्स हो चुका है, पर चाहे वह क्रीम पाउडर लगा के सुंदर हो चाहे वैसे सुंदर हो, पर लड़की सुंदर होनी चाहिए। रामस्वरूप कह रहा है जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। अब रामस्वरूप से कहा कि आपकी लड़की तो ठीक होगी, तो रामस्वरूप कहता है जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। यानी कि गोपाल प्रसाद कह रहा है कि अब इतनी बात हो चुकी है तो एक रस्म समझ लीजिए इसे। लड़की तो सुंदर होगी, जब आपकी बातों में इतनी मिठास आ रहा है तो लड़की सुंदर होगी। रामस्वरूप हैं फिर वही 80, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। यानी आपने बिना लड़की देखे इतना कुछ कह दिया, तो ये तो आपका मेरे ऊपर क्या होगा, एहसान होगा। फिर वही 80 हंसता है। गोपाल प्रसाद और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। गोपाल प्रसाद कहते और जायचा तो यानी जन्म पत्र तो मिल गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। यानी ठाकुर जी यानी भगवान के चरणों में रख दिया है, अब वो खुद ही अपने आप मिला लें, भगवान के भरोसे है ये सब कार्य। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर बोलते हैं, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी थी यह तो गलत है ना। अब उन्हें कोई कुछ कह दिया होगा कि लड़की ज़्यादा पढ़ी हुई है, कम पढ़ी हुई है, कम तो पढ़ी हुई चाहिए थी उसे, कहीं भनक कुछ लग गई होगी। वो कह रहा है कि यह बात तो सही है या गलत है। रामस्वरूप चौंक कर कहता है क्या। अब रामस्वरूप सोचा कि क्या बात, किसी ने कुछ क्या बता दिया। गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साफ बात है साहब, हम ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखने ही नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। अब उनको कहीं भनक लग गई कि लड़की कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो गोपाल प्रसाद कहता है कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमें तो बस केवल घर के काम के लिए चाहिए, बस सीधी सादी यदि ज़्यादा पढ़ी होगी तो उसके नखरे को कौन समेटेगा, कौन संभालेगा, कौन सुनेगा, मैं नहीं। अब शंकर भी क्या कहता है, हाँ में हाँ मिला, जी हाँ, कोई नौकरी तो हमें उससे करानी नहीं है। रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब रामस्वरूप भी कहता है उनकी बातों का सवाल करते कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहता है और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं, गोपाल प्रसाद कहते हैं रामस्वरूप से कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया तो उनकी भविष्य में ग्रेजुएट लीजिए ना। अब वो कहते हैं, गोपाल प्रसाद कहता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़कों को BA MA ग्रेजुएट करवाया है तो सीधी सी बात है आपको भविष्य में भी क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए। भला पूछिए नक्कल के ठेकेदारों से, गोपाल प्रसाद कह रहा है भला इन ठेकेदारों से पूछिए जो मुझसे कहते हैं कि आपने लड़कों को BA MA कराया तो लड़कियों में BA ग्रेजुएट चाहिए आपको। इन ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाइयों की एक ही बात है। अरे मर्दों का काम तो ही है पढ़ना, काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। क्या बात है, गोपाल प्रसाद कितनी बड़ी बात कह रहा है, नालायक। देख लो क्या कह रहा है कि यदि लड़कियां भी ज़्यादा पढ़ लेंगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लग जाएंगी, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह करने लग जाएंगे, पर गृहस्थी कौन संभालेगा जनाब। फिर कह रहा है मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, यानी मोर के ही पंख होते हैं मोरनी के नहीं होते, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं होते। ध्यान रखना, ये बात स्त्रियों के प्रति गोपाल प्रसाद के कथन है ये। रामस्वरूप जी हाँ,
और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं है। रामस्वरूप देखो कितना थोड़ा सा मिलता जुलता है, कहता है कि मर्द की दाढ़ी होती है लेकिन औरत की नहीं होती है करता है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। जब शंकर हंसता है तो गोपाल प्रसाद क्या हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। यानी क्या कहा इन्होंने कि एक तालीम और पढ़ाई दोनों अलग अलग मानता था ये वकील गोपाल प्रसाद। तो कह रहा है कि हाँ वह सही है, कहने का मतलब है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से क्या है, एक है। जो मर्दों के लिए वो एक ऊंची तालीम भी एक मर्दों के लिए, औरतों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। अब रामस्वरूप शंकर से एक तरफ मुखातिब होते हुए कहता है कि चाय और लीजिए। शंकर कहता है धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप, अब रामस्वरूप तो पूछेगा अभी खातिरदारी तो करनी है, उसकी मेहमानबाजी तो करनी है, तो कह रहा है कि रामस्वरूप से कह रहा है कि आप भी लीजिए। गोपाल पर, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। अब गोपाल प्रसाद भी कह रहा है कि बस अब तो खान पान ये नाश्ता हो गया, अब ठीक है ख़त्म कीजिए इसे। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। यानी कि अब रामस्वरूप कहता है कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं कि वह मक्खन नहीं था, मक्खन नहीं आया था। अब रतन को भेजा था, पता नहीं कब तक लाएगा, रुक गया वहीं के। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। देखो जब किसी सार्थक शब्द के साथ कोई निरर्थक शब्द आ जाता है, के साथ कोई निरर्थक शब्द आ जाता है, यानी किसी भी सार्थक शब्द के साथ कोई निरर्थक शब्द आ जाए बच्चों, तो वहां द्वंद्व समास होता है। कौन सा? समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे चाय वाय ले आए, अड़ोस पड़ोस। अब ऐसे टोस्ट वोस्ट, अब टोस्ट तो होता है, वोस्ट क्या होता है, तो इस प्रकार से समास वगैरह होगा, टोस्ट वोस्ट आदि या टोस्ट आदि, यानी पड़ोस अड़ोस पड़ोस आदि यानी पड़ोस आदि, ऐसे चाय वाय ऐसे कहते हैं ना, इस प्रकार से। रामस्वरूप कहते हैं मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। तो अब जोर आवाज से कहता है कि वो प्रेमा से पहले कहा था ना कि लड़की को पान दे के भिजवा देना, फिर कह रहा है सिगरेट मंगवाऊं, ठीक है, पान और सिगरेट मंगवाता है। गोपाल प्रसाद कहता है जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर की आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। गोपाल प्रसाद ने आंखें गड़ा ली लड़की को देखने, लेकिन शंकर है आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, उसे देख रहे हैं। उमा की नजर क्या है, गर्दन नीचे है। रामस्वरूप, यही है आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, यानी कि जैसे ही पान उसे दिया तो गर्दन उठी, नाक पर जो चश्मा पहन रखा था उमा ने, सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। क्यों? यानी कि जो ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हीं को चश्मा लगता है, ऐसी उनकी सोच थी। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा, यानी कि पता नहीं क्या दिख गया उनको। गोपाल, अरे जरा शक पका कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप झूठ बोल रहा है, देख लो कि पिछले महीने इनकी आंखें दुखनी आ गई थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है।
गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। अब गोपाल प्रसाद कहता है कि भाई पढ़ाई लिखाई के लिए तो नहीं है ना ऐसा कुछ भी। रामस्वरूप, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया न, यानी कि नहीं साहब वह तो मैंने आपको बता दिया है। गोपाल प्रसाद, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। अब संतुष्ट हो गया कि चलो ठीक है, पढ़ाई की वगैरह की तो नहीं लगाया चश्मा। अब कहता है थोड़ा सा अच्छे स्वभाव से बोलता है, कोमल स्वर में बैठो बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। अब रामस्वरूप कहती है कि बेटी उमा वहाँ बैठ जाओ तख्त पर अपने बाजे बाजे के साथ। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। अब गोपाल प्रसाद कह रहा है कि चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे पर भी अच्छी छवि है, सुंदर है, हाँ कुछ गाना बजाना आता हो तो सुना दो। रामस्वरूप, जी हाँ सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। जैसे ही रामस्वरूप कहता है बेटा उमा गाओ, कुछ गा के सुनाओ, तो गाना सुनाती है मीरा का पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, यानी कि मीरा है कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान बैठती है, उसके अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है। वो कहती है कि मेरा तो सब कुछ है, वही गिरधर है जो गिरधर यानी पहाड़ को उठा रखा है, वही है मेरा सब कुछ, वही है मेरा स्वामी, मेरा पति, और कोई भी इस संसार में दूसरा नहीं है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। यानी कि लड़की उमा अब शंकर को पहचान ले, अपनी उसकी झुकी हुई आंखें वो और एकदम से वो जैसे ही देखती उसकी आंखों नजरों को, उसके चेहरे को, तो वह गाना गाती एकदम से रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल, नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल पर, अभी ठहरो बेटी, यानी कि अब उमा ने उस लड़के को शंकर को पहचान लिया कि तो लड़कियों को हॉस्टल में आया था, ये पिटा था, इसके लिए रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब वह अंदर जाने को उठ जाती है, उसका भी मन टूट गया। तो गोपाल प्रसाद कहता है कि बेटी अभी ठहरो। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। अब उमा पिताजी की बात तो काट नहीं सकती। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, अब गोपाल प्रसाद कहता है कि तुमने कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है क्या। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी, यानी कुत्ते की तस्वीर दीवार पर टकी हुई, कह रही है कि इसे गोपाल पर रामस्वरूप कह रहा है कि इसी ने बनाई है, इसी ने खींची है। गोपाल पर, हूँ यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, अब देखो पहले तो गाना बजाना, फिर पेंटिंग वेंटिंग, अब सिलाई वगैरह आ गया। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं। क्या कह रहा है कि सिलाई तो इसी के जिम्मे है सब कुछ, सिलाई तो इसी के जिम्मे है सब कुछ, यानी कि यहाँ तक कि मेरी कमीज भी यही सिलती है। और फिर वही हंसती हंसता है। गोपाल, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। अब देखो रुकेगा नहीं, अब कहता है इनाम भी। उमा फिर भी चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। और जब उमा चुप रहती है तो गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं कि यह लड़की बोल क्यों नहीं रही है, और फिर रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप कह रहा है, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, है जरा शर्माती है, इनाम तो इसने खूब जीते हैं, मतलब रामस्वरूप को कहना यही है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब गोपाल प्रसाद कह रहा है कि आप ही सब कुछ जवाब दे रहे हैं, जरा इसे भी तो कुछ मुंह खोलना चाहिए भाई। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ने। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में,
क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना नहीं। देखो कितना अच्छा व्यंग किया है, कहा ना व्यंग में भी इन्होंने भी कहानी लिखी है। तो क्या कह रही है कि क्या जवाब दूं मैं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो खरीदार लीन जाता है वरना नहीं। यानी मेज कुर्सी बारे में कुछ नहीं पूछता, जब जिसको पसंद आ गई तो वो ले जाए उसे। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा यह क्या कह रही हो? उमा अब मुझे वह कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर उसे काट कर खा जाए? अब शंकर की तरफ इशारा करते कहते इन महाशय से पूछिए, क्या लड़कियां इंसान नहीं होती? क्या उनके दिल नहीं होते? क्या उनके दिल नहीं टूटते? क्या वो भेड़ बकरियां कसाई उनके काट कर खा जाता है? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। अब गोपाल प्रसाद को पता नहीं था कि उसकी रीढ़ की हड्डी क्यों झुकी हुई है, उसकी कमर क्यों झुकी है, उसके बेटे की। तब अब वो भी इज्जतदार था, वो कहता कि तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया क्या? तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती इतनी नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने अब ये कौन कह रही है? उमा कह रही है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, वहां से कैसे भगाए गए थे। अब अपने महाशय से पूछिए कि हॉस्टल के लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, इन महाशय से पूछिए। शंकर बाबूजी चलिए। अब शंकर कहता है बाबूजी आप चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब अपनी लड़के से नहीं पूछ रहा, लड़की से पूछ रहा है क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ। उमा कह रही है कि जी हाँ, ले लड़की है तो जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह तांग जांग कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है। वो कहता है ना कि तुमने कॉलेज तक पढ़ी, तो कहती है हाँ मैं बीए तक पढ़ी हूँ, बीए किया है, कोई चोरी नहीं की है, आपके लड़के की तरह तो नहीं हूँ जो तांग जांग करूं। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पढ़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। अब अपने साहबजादे से पूछिए किस प्रकार ये नौकरानी के पैरों में पढ़ करके ये भागे थे वहां से। रामस्वरूप कह रहा है उमा उमा चुप हो जा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ, बैंत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफो गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चले। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं दोनों बाप बेटे। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। आगे यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, प्रेमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन कहता है बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। यह है आपकी एकांकी है। रीढ़ की हड्डी इसलिए रखा कि लड़का जो नालायक था शंकर, जो बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था, लड़कियों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था हॉस्टल में, तो उसे पीटा गया होगा। और किस प्रकार से नौकरानी के पैरों में पढ़ करके किस प्रकार से वह वहाँ से उसे मतलब आया था वो,
किस प्रकार रीढ़ की हड्डी टूटी, तभी तो कहती है कि पूछना घर जाकर कि इसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं। बैकबोन जैसे उसके दोस्तों सुना था उसके पिता डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने, तब जाकर उससे पूछा होगा नालायक से। तो ये था बच्चों रीढ़ की हड्डी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम इससे संबंधित जितने अभ्यास प्रश्न वो सभी पढ़ेंगे। यदि ये समझ में आ गया तो अभ्यास प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।